पुलिस वाली मैडम अपने घर में बैठी हुई शराब पी रही थी। तभी उसका नौकर वहाँ से अपना काम करता हुआ घूम रहा था। शराब पीते पीते उस मैडम की आंखों में पता नहीं कौन सा यौवन रंग रूप का यौवन उभर रहा था उस नौकर को देख देख करके। और फिर एकदम से नौकर को इशारे से अपने पास बुलाती है, अपने पास बिठाती है और जाम का गिलास भरती है और नौकर की तरफ करती है। नौकर जो कि अभी अभी 12वीं क्लास का एग्ज़ाम उसने दिया था, वह मना कर देता है। कहता है मैडम जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं काम कर रहा हूँ, आप पियो, जो भी आपको खाना पीना वो बता देना, मैं ला कर दे दूँगा। लेकिन जो मैडम होती है वह उससे कहती है कि देख तुमने दिन में मुझसे 40,000 रुपये मांगे थे। वह कहता हाँ जी मैंने 40,000 रुपये मांगे थे, मेरा पापा बीमार है, उसका ऑपरेशन होगा। इतने में कहती है मैडम कि 40,000 रुपये चाहिए तो वो तुम्हें मैं दे सकती हूँ, पर बदले में मुझे सारी रात तुम्हारे साथ बितानी है। बोलो मंजूर है। अब एक तरफ 40,000 रुपये, एक तरफ वह मैडम जवान थी, सुंदर भी थी। अब लड़का अभी बच्चा ही था, 12वीं क्लास ही तो पास की थी उसने। अब लड़का उसकी बातों में बहक जाता है। नौकर बोलता है कि मुझे अपने पापा का इलाज करवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए और मुझे मंजूर है। और फिर दोस्तों यहाँ पर उस कमरे के अंदर जो होता है खेल, एक और पुलिस वाली वहाँ पर आ जाती है और फिर पूरी रात भर जो यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम चलता है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, लड़के की जान को आफत इतनी आ गई थी कि उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरी कहानी देखेंगे इसके अंदर क्या क्या हुआ था, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना राजस्थान के बीकानेर के अंदर घटित होती है, जहां पर हरि किशन नाम का एक शख्स जो कि बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था, उसके घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। बेटा बचपन से ही बहुत ही होनहार था, पढ़ा लिखा था और पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता था। जो हरि किशन होता है वह सोचता है कि बेटे की परवरिश अच्छे से हो जाए और यह पढ़ लिख कर किसी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, मैं तो समझ लूँगा कि मेरा जीवन बस सुधर गया। अब जो हरि किशन होता है अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करने के लिए पुलिस थाने के सामने एक छोटी सी चाय की टपरी लगा लेता है। चाय की टपरी पर पुलिस वाले भी आते हैं, आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए, तो उसकी कमाई अच्छी होने लगती है। हरि किशन बहुत खुश है, उसकी पत्नी बहुत खुश है कि हम अपने बेटे को बड़ा कोर्स करवाएंगे, जो भी ये चाहेगा। 12वीं क्लास पास करने के बाद अभी इसके एग्ज़ाम है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों अब एक दिन की बात, हरि किशन को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है और बहुत तेज़ जैसे बुखार आता है तो अब जो हरि किशन होता है, घर में भाई कमाई का साधन कोई नहीं था। हरि किशन अपने बेटे से कहता है बेटा अब तेरे एग्ज़ाम तो हो ही गए हैं, अभी तो छुट्टियों में स्कूल की छुट्टी है और तू मेरी दुकान खोल लेगा। बेटा जो कि बहुत ही सीधा साधा था, रिंकू, कहता है हाँ बाबा मैं खोल लूँगा, चाय तो बनानी है। और उसके बाद वह दुकान खोलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर दुकान खोलकर चाय बेचने लगता है। तो वहाँ पर पैसे आने लगते हैं, क्योंकि पहले भी हरि किशन काफ़ी पैसे कमाया करता था, चाय की टपरी से उनका गुजारा अच्छे से होता, घर में पैसे भी बच जाते। वहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं। अब एक पुलिस वाली होती है जिसका नाम होता है कल्पना। वैसे वह विधवा थी, वह वहाँ पर चाय पीने आती है, चाय पी रही होती है, लेकिन साथ में उस लड़के को भी देख रही होती है। लड़के की तरफ देख देख करके बारी बारी वह पता नहीं मन ही मन क्या ख्याली पुलाव पका रही थी। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मामला चल रहा था। और अब क्या होता है, अब एकदम से वह कल्पना कहती है कि ये लो मेरा नंबर, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना और तुम अपना नंबर दे दो। और उसका नंबर भी वह कल्पना ले लेती है। वह इसलिए दे देता है लड़का क्योंकि कल्पना 30-35 साल की औरत जवान थी, लड़का अभी बहुत छोटा था उससे। लेकिन वह कहता है कि कहते हैं ना सिक्योरिटी, भाई पुलिस वाली का नंबर है मेरे पास और मेरा उससे पास है, तो थोड़ा कहते हैं ना मतलब एक गर्व सा होता है कि भाई कोई आएगा तो मैं कह दूंगा मैं फलानी पुलिस वाली को जानता हूँ। इस चक्कर में उस बेचारे ने अपना नंबर इस विधवा औरत को दे दिया होता है। पर लगातार वह विधवा औरत इसकी तरफ देख रही थी और उसके बाद ये भी पूछती तुम्हारे पिता कहाँ हैं, वो रहते थे यहाँ पर। ये कहता वो बीमार हैं, जब तक वो बीमार रहेंगे तब तक मैं यहाँ पर काम करूँगा। इतने में कल्पना के दिमाग में कोई विचार आता है। कल्पना कहती है कि अरे तुम मेरे घर पर काम क्यों नहीं कर लेते, चलो तुम यहाँ पर दुकान को तो तुम्हारे पापा संभालेंगे, 2-4 दिन बीमार है वो आ जाएंगे, और तुम मेरे घर पर काम कर लो, मैं तुम्हें 12,000 रुपये दे दूँगी। अब तो यह कहता है कि मैं अपने घर वालों को पूछो और बताऊँगा जी। और उसके बाद मैडम वहाँ से चली जाती है, लड़का घर पर आता है
और लड़का घर पर जैसे आता है तो अपने माँ और बाबा को बताता है कि इस तरह से एक पुलिस वाली थी कल्पना। पिता कहता है हाँ कल्पना है, मैं जानता हूँ उसको। तो वह कहता है लड़का कि वह कह रही थी कि मेरे घर पर 12,000 रुपये दे दूंगी मैं, और दुकान को तो तुम्हारे पापा संभालेंगे, जब सही हो जाएंगे, बुखार उतर जाएगा और तुम भी कमाओगे तो घर में डबल इनकम होगी। तो पापा बताओ मेरी छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, अभी तो रिजल्ट भी काफ़ी दिनों में आएगा। अब जो पापा होता है उसका हरि किशन वह कहता बेटा मैं तो ये चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाओ, और तुम क्या ये छोटी मोटी नौकरी अभी देख रही हो, मैं सोचता हूँ तुम पढ़ो लिखो बाद में देख लेना नौकरी वगैरह। लेकिन बेटा कहता नहीं पापा मैं नौकरी कर लूँगा जब तक छुट्टी होगी, और उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई कर लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर खाली तो लेटा रहूँगा। अब पिता कहते था ठीक है चलो तेरी मर्जी है, लेकिन सावधानी से रहना, पुलिस वाले के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी अभी आना नहीं चाहिए, थोड़ा सावधानी से रहना, कोई गलती मत करना वहाँ पर उसके घर में। लड़का कहता है रिंकू नहीं मैं गलती क्या करूँगा, मैं काम ही तो करूँगा, घर का जो भी काम मुझे आता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन कल्पना अपने घर पर बुला लेती है कि आ जाओ काम पर अगर तुम्हारे पापा ने कह दिया हो तो, और वह दूसरे दिन चला जाता है और वहाँ जा कर के कल्पना अपने घर का काम समझा देती है उसको। और इधर दोस्तों यह काम करने जाने लगता तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन इधर इसके पिता की तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टा और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये अपने पापा को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद तुम्हारे पापा की तबीयत में सुधार आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे 40,000 रुपये लगेंगे। अब उसके बाद 40,000 कहाँ से लाए भाई, लड़का है, अब तक तो पापा संभालता था लेकिन अब पापा ही बीमार हैं तो अब कैसे होगा। अब उसके बाद परेशान लड़का हैरान, पापा से कहता पापा मैं करूँगा कोई ना कोई जुगाड़। और उसके बाद रिंकू अपनी मैडम के यहाँ पर काम करता था, वहाँ पर जाकर मैडम से कहता है कि मुझे जी 40,000 रुपये चाहिए। अब मैडम कहती किस लिए, कहता है पापा बीमार हैं ऑपरेशन होना है उसके लिए चाहिए। अब जो मैडम होती है इसकी तरफ देख रही होती है, मासूम सा लड़का था, अभी 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए थे तो बच्चा ही था, अब गोरा चिट्टा था, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट था शरीर में। मैडम इसकी तरफ देखकर कहती है नशीली आंखों से कि मैं 40,000 रुपये दे तो दूंगी पर एक शर्त है। लड़का कहता है क्या शर्त है जी। वह कहती है रात को तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, मैं विधवा हूँ अकेली रहती हूँ, मुझे भी किसी साथी की ज़रूरत है, और तुम्हारी ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगी और ना तुम्हारे पापा को पता लगेगा ना किसी और को, और मैं कहूँ भी तो क्यों कहूँगी, मेरी बदनामी नहीं होगी। अब ऐसे इसको मेंटेन कर लेती है, मैनेज कर लेती है। लड़का के मन में एक तो पापा का इलाज करवाना था, दूसरी बात ये भी थी अभी नवयौवन से भरपूर नई नई जवानी की कोपलें फूटी थी। उसने सोचा कि मैं भी देख लेता हूँ इस नदी में डुबकी लगाकर क्या होता है, इसमें कैसा लगता है। लड़का कहता है ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों रात को 9 बजे वह मैडम कहती है कि आज तू यहीं पर रुक जा, रात को चले जाना और कुछ काम है मेरे पास, ये करके फ़ोन कर दे अपने घर पर। तो लड़का फ़ोन कर देता है कि आज मैडम ने कुछ मुझे काम बताया है तो मैं रात को आऊँगा, लेट आऊँगा, हो सकता है कल सुबह भी आऊँ। तो इस तरह से वह वहीं पर रुक जाता है। अब लड़का वहाँ पर रुक गया था और मैडम अपनी मेज़ पर बैठी हुई शराब पी रही थी, एक के बाद एक जाम पर जाम छलकाए जा रही थी। उस लड़के को अपने पास बुलाती है और सबसे पहले उसके हाथ पर 40,000 रुपये रख देती है। लड़का खुश हो जाता है कि पापा का ऑपरेशन का खर्चा चल जाएगा और उसको लड़का अपने बैग में रख लेता है। उसके बाद वो मैडम कहती है आओ बैठो पास। लड़का बैठ जाता है। मैडम शराब का गिलास भर कर देती है, वह मना करता है जी नहीं मैं पीता नहीं हूँ। मैडम कहती है अरे एक बार पी कर देखो तो सही, तुमने देखा ही क्या है, अभी जवान ही तो नए नए हुए हो। और उसको ज़बरदस्ती पिला देती है। एक बार उसको उल्टी सी लगती है लेकिन उसके ऊपर से वो पेप्सी वगैरह और उसको चखना वगैरह खिला देती है। अब तो 2-3 पैग जब लड़के के अंदर जाते हैं तो दोस्तों लड़के के तन बदन में भी शेरनी का खून दौड़ने लगता है और वो भी घुर्राने लगता है। और इधर जो निर्मला थी पुलिस वाली, वह अपने कपड़े उसके सामने उतारने लगती है और उसको अपने कमरे में ले जाती है और यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम चालू हो जाता है। चित्रहार काफ़ी देर तक चलता है और उसके बाद ये मैडम अपनी दूसरी सहेली जिसका नाम होता निर्मला, वह भी पुलिस में ही थी। वह तो शादीशुदा थी लेकिन वह उसके पति और बच्चे और बाकी परिवार गांव में रहता था और ये यहाँ पर रह करके किराए के कमरे में या फिर सरकारी आवास में रहा करती थी। अब तो उसको भी बुला लेती है, वो भी आ जाती है। क्यों बुलाया तो उसको बताती है कि आज मेरा नौकर यहीं पर रोक लिया है मैंने और इस तरह का काम कर रहे हैं, बहुत ही जवान है, बहुत ही जवान लड़का है। तो अब यहाँ पर दूसरी सहेली जो होती है वो तैयार हो जाती है और फिर ये दोनों उसके कमरे में चली जाती हैं और फिर रात को 1 बजे तक उस लड़के के साथ जो यहाँ पर गंदगी होती है दोस्तों, 1 बजे तक यहाँ पर पूरी कहानी पूरा चित्रहार चलता है।
1 बजे तक ये दोनों फ्रेश हो जाती हैं और बिल्कुल इनके तन बदन की हवस और वासना मिट जाती है। तो अब इस लड़के को गाड़ी में बिठा करके इसके घर पर 1 बजे छोड़ देती हैं कि कल टाइम पर आ जाना। वह कहता भी कब कहाँ से टाइम पर आऊँगा, रात तो एक तो यहीं पर बच गया, सुबह लेट हो सकता हूँ मैं, चलो ठीक है लेट हो जाना। उसके बाद ये आ जाती हैं, लड़का अपने घर चला जाता है। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। रोज़ रोज़ वह महिला दारू पीती और फिर दारू पीकर नौकर को रोक लेती और नौकर के साथ रंगरलियाँ मनाया करती। 1-2 महीना गुजर जाता है और साथ में उन दोनों पुलिस वालियों ने लड़के के वीडियोज़ और फोटोज़ भी बना लिए थे। अब तो लड़का उनसे दुखी होता है कि मेरे से रोज़ रोज़ ऐसा काम नहीं होगा, और उसके सामने वीडियोज़ और फोटोज़ दिखा देती। लड़का पूछता, मैडम ये क्यों बना लिया तुमने? मैडम कहती है चिंता मत करो, हम कहीं और दिखाएंगे नहीं इनको, अगर तुमने मना किया तो दिखाएंगे, इसलिए सोच लो समझ लो, मना नहीं करना भाई। और उसके बाद वो लड़का जो होता मजबूर होकर के उनके साथ फिर से वही कुकृत्य करता है। इसी तरह से 1 महीने के बाद अब 2 महीने गुजर जाते हैं। मगर दोस्तों एक इंसान कब तक झेले, और वो भी ऐसी कंडीशन। अब वह जो लड़का होता बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वह लड़कियां उसको टॉर्चर करती थी, उनके तरीके अलग अलग थे, पता नहीं कैसे कैसे तरीके से उसका शोषण करती थी। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता, मानो जैसे उसके ऊपर मार पड़ती हो डेली। एक तो होता है आराम से प्यार से किसी के साथ संबंध बनाना, एक टॉर्चर के रूप में संबंध बनाती हैं, उसमें तो बिल्कुल खाल खींच लेती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वह रोने लगता है, घर आ गया। घर आकर के एक दिन कमरे में, वह नौकरी पर नहीं जाता है कि मैं आज नहीं जा रहा, अपने कमरे में बैठा हुआ रो रहा था। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, वह दुकान पर जाने लगे थे, और पापा जैसे खाना खाने के लिए घर पर आते हैं, लड़के को कमरे में रोता हुआ देखते हैं और उसके पास बैठते हैं। बेटा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? क्योंकि माँ तो मायके गई हुई थी, घर पर पापा और बेटा थे। अब जो बेटा होता है सारी बात अपने पापा को बता देता है कि पापा मेरे पास ये लड़कियां देखो कैसा वीडियो भेजती हैं, और मेरे को इस तरह से फंसाया था जब तुम बीमार थे ना, 40,000 रुपये मांगे थे, तो इन्होंने कहा एक शर्त है, मैंने उनकी शर्त मान ली, इन्होंने मेरे वीडियो फ़ोटो बना लिए, और इन वीडियो फ़ोटो की वजह से मुझे रोज़ मेरा शोषण करती हैं, नहीं जाता हूँ तो भी ज़बरदस्ती बुलाती हैं, और मुझसे ये काम हो नहीं रहा है। अब तो पिता देखता, पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बताओ मेरा छोटा सा बच्चा, इसके साथ ऐसा कुकृत्य हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों पिता एकदम से 8 सितंबर 2025 की बात है, लड़के को अपने साथ ले जाता और पुलिस थाने में जाकर हाजिर हो जाता है। वो सारे वीडियो उन औरतों ने लड़के के फ़ोन पर भी भेज रखे थे कि ये देखो देख लो, नहीं आओगे तो इनको हम वायरल कर देंगे। और वो फ़ोन में से सारे वीडियो दिखाते हैं पुलिस वालों को। इधर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, उन दोनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर केस दायर किया जाता है, और थाने तहसीलों के चक्करों में वह पड़ जाती हैं। इस तरह से दोस्तों एक मासूम लड़के की ज़िंदगी ख़राब सी ही हो गई थी, लेकिन अब फ़िलहाल बच गई उसकी ज़िंदगी। और वो सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ पुलिस ने डिलीट कर दिए, उनके फ़ोन में से भी और इसके में से भी। तो इस तरह के मामले कई बार दोस्तों देखने को मिलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई आदमी भरोसे का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही भरोसे का आदमी सबसे बड़ा, कहते हैं एक तरह से दरिंदा निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी 100 में से 1-2% ऐसा हो जाता है कई बार। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों? पहली कहानी में एक लड़की को भेजा था पिता ने नौकरी पर कि मैं बीमार हूँ तुम चले जाओ, तो उस लड़की का शोषण हुआ। इस कहानी में इस लड़के को भेजा पिता ने, तो इस कहानी में इस लड़के का भी शोषण हो गया। तो भैया दुनिया बहुत बुरी है, अपने बच्चों को संभाल कर रखें, बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है, कुछ भी हो सकता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। विमलेश कुमार हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, और उसके देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब जी। हाँ, उसके बाद विनय शुक्ला कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, और इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, भाई साहब आजकल औरतों ने हद पार कर दी है, प्रेम नहीं खाली हवस वासना है। जी बिल्कुल जी। और समाधान पाटिल का जो शादी की सालगिरह है 25 तारीख को है, और भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी की सालगिरह की, और आपका परिवार खुश रहे, पति पत्नी का जोड़ा बना रहे, और आपका गृहस्थ जीवन अच्छे से चलता रहे, बच्चे खुश रहें। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई सीख नहीं लेता है। जवानी के जोश में
बह जाते हैं, बाद में पछताते। जी बिल्कुल जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, बी के सागर जिला बरेली, कस्बा बलिया। सुदेश भैया आपकी सारी वीडियो हम रोज़ देखते हैं, आपकी वीडियो देखकर हमने जीना सीखा है। आपकी वीडियो बहुत ही बढ़िया होती हैं और रोज़ डेली हम लाइक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बी के सागर जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, बनीता साख्या कमेंट करती हैं, विनीता साख्या। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी राम गोसाई जी। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।